सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने ये चेक किया था कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या इक्वेशन कह सकते हो या कोई फॉर्मूला आपका दिया हुआ है तो आप उसे कैसे चेक करोगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इस वीडियो में बेसिकली हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 2.10.2 डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन हम डेवलप करना सीखेंगे। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन सम टाइम बी यूज टू डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये जो डायमेंशन वाला मेथड होता है इसका इस्तेमाल हम कभी कभी जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको डिड्यूस करने या उसको निकालने में करते हैं। फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन अदर क्वांटिटीज़। इसके लिए हमको ये पहले पता करना पड़ेगा कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ या और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन पे किस तरह से डिपेंड करती है, तभी हम एक रिलेशन बना पाएंगे अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ लेकर चलेंगे। यानी इस तरह से कोई टर्म लिखा होगा आपका, इक्वल टू का साइन होगा और इधर कोई टर्म लिखा होगा। इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी दी होगी उसका डायमेंशन आपको मालूम होगा, उसी का यूज़ करके आपको राइट साइड में एक्सप्रेशन को डेवलप करना होगा। तो यहाँ राइट साइड आपके मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आ सकती हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर उसका रिलेशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी जो आपके राइट साइड वेरिएबल्स होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। क्यों कहा जा रहा है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा वेलोसिटी का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम राइट साइड कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो ठीक है, मैक्सिमम हम 3 ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम तो हो सकता है। तो यहाँ पर 2 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है ये आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप डिस्टेंस चेंज करो और टाइम चेंज हो जाए, या टाइम चेंज करो डिस्टेंस चेंज हो जाए। लेकिन आप कहो कि ऐसा तो रियल लाइफ में होता है। जैसे मान लो आपको ये डिस्टेंस दी है, इसको हम मान लेते हैं 20 मीटर। ये आपका डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है हमारा, दोनों इक्वल ही होगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो हम मान लेते हैं 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 5, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमने डिस्टेंस को चेंज कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस को मान लो हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब डिस्टेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं 30 मीटर। तो जब हमारी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है टाइम आपको और ज़्यादा लगेगा। तो टाइम अब बढ़ गया, मान लेते हैं अब इसको 6 सेकेंड लगेगा इस 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में। अब यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 30, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो हमारा टाइम चेंज हो जा रहा है, इसलिए हमको वेलोसिटी में क्या चेंज है ये नहीं पता चल पा रहा है। दोनों केस में वेलोसिटी हमारी सेम है। तो जब हम रिलेशन डेवलप करते हैं, यानी हम ये पता लगाते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंडेंट है या वेलोसिटी टाइम पे किस तरह से डिपेंडेंट है, तो एक क्वांटिटी को हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है। जैसे मान लो हम टाइम को कांस्टेंट रख लें, तब जाकर हम वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन डेवलप कर पाएंगे कि हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि टाइम हमारा उतना ही लगे। सीधी सी बात, अगर ज़्यादा दूरी आपने बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ा दी और आप चाहते हो उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस कवर हो, तो आपको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन आपको पता चल पाएगा। इसी तरीके से अगर आपको वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन पता करना है तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी जो राइट साइड वाले टर्म है उसको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दूसरे को चेंज कराना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने डिस्टेंस चेंज कर लिया और टाइम भी चेंज होने लगा, या टाइम चेंज करे डिस्टेंस चेंज होने लगी। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो राइट साइड वाले टर्म्स आपके होंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, वो आपस में डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एंड कंसीडर इट एज अ प्रोडक्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंस। तो यहाँ पर आपको किस तरह से कंसीडर करना होगा, वो जो आप रिलेशन डेवलप करोगे वो आपका प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी होगी, इक्वल टू का साइन होगा, यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी और मल्टीप्लाई का साइन, इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी होगी।
तो जैसे कि हमने देखा था कि 1 2 3 मैक्सिमम आपके 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए जिनके बीच में हमें रिलेशन डेवलप करना है। तो ये प्रोडक्ट टाइप हो सकता है, यानी आपस में ये मल्टीप्लिकेशन तो चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, एक्सप्रेशन बना सकते हैं। लेकिन ये वाला केस देखो कि इधर हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, इक्वल टू का साइन, यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई का साइन, इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और फिर प्लस का साइन और इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी है। तो क्या ये फॉर्मूला बना सकते हो? नहीं बना सकते। यानी जहाँ पर आपके राइट साइड एक से ज़्यादा टर्म हो गए, यानी सिर्फ आपने प्रोडक्ट टाइप नहीं देखा, यहाँ पर एडिशन वाला टाइप भी देख लिया, तब आप यहाँ फॉर्मूला नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको रेंज का फॉर्मूला बताया था, R इक्वल्स टू V0² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई G। तो ये जो राइट साइड वाले सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वेलोसिटी ले लो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लो, ये सब आपके मल्टीप्लिकेशन में है। आप कहोगे G तो डिवीज़न में है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, V0² मल्टीप्लाई बाई 1/G, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बस इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं बना सकते V इक्वल टू U प्लस AT, या एक और जो फॉर्मूला होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², क्योंकि यहाँ देख सकते हो एडिशन का सिंबल लग गया, सारे आपके प्रोडक्ट टाइप नहीं है। फिर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब ये है कि जैसे आपको रिलेशन मैंने बताया था ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये भी हमने बताया कि आपका ये डिस्टेंस और टाइम आपस में या इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक चेंज हो तो उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेन रिलेशन है, यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन है, उसके साथ ही डिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी अगर आपने टाइम को कांस्टेंट रख दिया तो डिस्टेंस को अगर चेंज करोगे, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब टाइम भी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। तो हम कह सकते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड हर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी इधर हम चेंज करें तो उसका इफेक्ट हमको इसमें दिखना चाहिए, बाकी यहाँ पर और जो लिखा होगा उस पर नहीं होना चाहिए। एक एक करके सबका रिलेशन हम डेवलप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो लिखी हैं। तो चलिए आप समझ गए होगे कैसे हमें क्या करना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2.17, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक पेंडुलम है जिसमें आपको एक बॉब अटैच है स्ट्रिंग से, यानी एक धागा है उससे एक बॉब उसको अटैच कर दिया है, दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ऐसे हमारी एक स्ट्रिंग है, धागा है और यहाँ पर ऐसे आपका बॉब अटैच्ड है और ये ऑसिलेट कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। एक बार ऐसे इधर जाएगा फिर घूम के इधर जाएगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन को हम कह लेते हैं टू और दूसरे को फ्रो, तो लेफ्ट राइट इस तरह से स्विंग करेगा। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी जो आपका ऑसिलेशन का पीरियड है, कितने टाइम तक ये ऑसिलेट करता रहेगा, घूमता रहेगा, ये डिपेंड करता है लेंथ पे, जिसे हम L से डिनोट कर रहे हैं, मास पे, जो इस बॉब का मास है। ठीक है, इसका जो मास है उसका मान लेते हैं m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम g से डिनोट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन का मेथड इस्तेमाल करते हुए आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, यानी आपको एक फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड का बेसिकली टाइम कह सकते हो। तो टाइम का रिलेशन आपको डेवलप करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी ये जो लेंथ होगी आपकी वो, और जो बॉब का मास है वो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ देख सकते हो तीन आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ टाइम का रिलेशन आपको बताना है। तो टाइम का डायमेंशन तो आपको पता ही है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड आपका टाइम का डायमेंशन है तो इधर भी जब हम सॉल्व करें तो टाइम का डायमेंशन आना चाहिए। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कैसे रिलेशन डेवलप करेंगे, फिर किस लैंग्वेज में हम इसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करना है आंसर को, वो देख लेंगे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें टाइम के साथ रिलेशन बताना है। किसका बताना है, लेंथ का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब लेंथ का कितना डायमेंशन आएगा ये हमको नहीं पता, L होगा कि L² होगा कि L का क्यूब होगा। तो हम मान लेते हैं इसे x, या आप a मान सकते हो। ठीक है, कई तरीके से इसे किया जाता है, तो लेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे x y z आप पावर्स लेट कर लेना, यानी जो डायमेंशन है, या a b c लेट कर लेना। इसी तरीके से दूसरी चीज़ हमसे क्या बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है। तो चलिए जैसा आपके यहाँ पर लिखा हो उस हिसाब से चलते हैं। दूसरा रिलेशन हम g के साथ, किसी का भी रिलेशन आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो g पे ये डिपेंड कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ये डिपेंड कर रहा है। कितना डिपेंड कर रहा है, सिंपल g होगा या g² या g³ ये नहीं पता, तो इसकी पावर हम y मान लेते हैं।
इसी तरीके से मास पे डिपेंड करेगा, कितना करेगा नहीं पता, तो हम z मान लेते हैं, ठीक है। इसी एक्स वाई जेड को आप ए बी सी भी मान सकते हो। अब आपने पढ़ा होगा जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, यानी हम t अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम k से डिनोट कर देते हैं। तो l की पावर x, g की पावर y और m की पावर z। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा t है टाइम पीरियड है, या कह सकते हो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है, इसका डायमेंशन लिख लेंगे। तो टाइम है, इसका मतलब लेंथ में तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, पावर 0 हो जाएगी। मास में भी इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और इसी तरीके से टाइम में इसका एक डायमेंशन होगा, क्योंकि टाइम पीरियड है ना, तो टाइम तो होगा ही। अब k का तो डायमेंशन होता नहीं, लेंथ का डायमेंशन हम जानते हैं कितना होता है। लेंथ तो सिंपल l होता है, पावर 1 मान सकते हो, ठीक है। और इसकी होल पावर x रहेगी, क्योंकि यहाँ सिंपल लेंथ की बात कर रहा है ना, तो लेंथ का तो l ही होता है, l की पावर 1 होती है। लेकिन यहाँ पर कितनी लेंथ पे डिपेंड करेगी ये नहीं पता, तो इसीलिए हमने पावर x लगाया है। एक लेंथ की तो एक ही पावर होगी, इस तरह से कितनी लेंथ है ये नहीं पता, तो एक लेंथ की एक पावर हमने लगा दी l की पावर 1। अब टोटल ऐसी कितनी लेंथ है ये नहीं पता, इसीलिए हमने x लगाया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या डायमेंशन होता है, आप लिखोगे lt की पावर -2। तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो ये होता है, ठीक है, सिंपल एक्सेलरेशन का ये होता है। लेकिन ऐसे कितने एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, उसके इस टाइम पीरियड में कितने डायमेंशन होंगे ये नहीं पता, इसलिए हमने y पावर टोटल लग दी है। और मास का तो हमारा m की पावर 1 होता है, एक मास का तो एक ही डायमेंशन होगा ना, ऐसे कितने मास है ये नहीं पता हमको, तो हम पावर z रख देंगे। अब लेफ्ट साइड वाले में तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताओ यहाँ पर कितनी लेंथ है, पहले लेंथ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर एक पावर है, लेकिन होल पावर x भी तो है, और यहाँ होल पावर y है, यानी जो x है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पर जो l की पावर 1 है, ठीक है, इसका जो 1 है, जब y अंदर जाएगा तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाई 1 x होता है, y मल्टीप्लाई बाई 1 ये भी y होता है। जब सेम क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर सेट हो जाती है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर l की पावर x है और यहाँ l की पावर y है, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर x प्लस y हो जाएगा। तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे, l की पावर x प्लस y। अब टाइम का हमें सिर्फ यही दिख रहा है, तो टाइम की पावर कितनी है, -2 है, और बाहर जो ब्रैकेट है और y है, तो ब्रैकेट जब ख़त्म होता है तो ये y जाकर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, बेसिकली -2 है तो -2y हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, जो टाइम होगा इसकी पावर -2y हो जाएगी। और मास हमारा सिंपल यहाँ पर है, मास का पावर तो 1 है, लेकिन बाहर ब्रैकेट के z लगा है, यानी ये z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू z आपका z हो जाएगा, यानी मास की पावर कितनी हो जाएगी, z हो जाएगी। ये हमारा ब्रैकेट बंद। अब आप इक्वेट कर दो, लेंथ की पावर यहाँ 0 है और यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी है, x प्लस वाई, और हमने ये देखा था कि दोनों साइड जो डायमेंशंस है वो इक्वल होने चाहिए, टोटल भी इक्वल होने चाहिए, और टोटल तभी इक्वल होंगे जब रिस्पेक्टिव जो डायमेंशंस हैं अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के वो इक्वल होने चाहिए, यानी लेंथ का लेंथ के साथ, टाइम का टाइम के साथ, मास का मास के साथ। जैसे आपने क्लास 10 के अंदर केमिकल इक्वेशन बैलेंस की होगी ना, तो देखते हो दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन आपके इक्वेशन के लेफ्ट साइड हैं उतने ही हाइड्रोजन आपके राइट साइड हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 0 हमको पता है। अब क्या करेंगे, मास का कंपेयर कर लेंगे। यहाँ मास की पावर 0 है, यहाँ मास की पावर z है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि z की वैल्यू 0 है। टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर टाइम की पावर -2y है। इसका मतलब जो आपका -2y है वो इक्वल होगा 1 के, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2। यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यानी y प्लस और माइनस है तो -1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी। तो x 1/2, z हमारा 0, y -1/2। तो ये तीनों रिलेशन हमको पता चल गया। यही चीज़ हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब k को तो हम ऐसे ही रखेंगे, l की पावर x है तो l की पावर 1/2 हो जाएगा। फिर g की पावर y है, y की पावर कितनी है -1/2, और m की पावर z है और z की वैल्यू 0 है, यानी m की का पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, k पावर 1/2 क्या होता है, रूट होता है।
तो L के ऊपर 1/2 पावर है, Y के ऊपर -1/2 है। इसका मतलब ये जो L है और ये Y आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और होल पावर हमारी ये यानी रूट में आ जाएगा, और मास पे तो 0 पावर है, ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा। हम कह सकते हैं T = K√L/Y, ये रिलेशन हमारा है। अब कहोगे K की वैल्यू क्या है, तो K की वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। यानी हमें जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो तो पता ही होगी। यहाँ पर हमारा G था ना, Y लिख दिया, देखो ये G यहाँ पर भी होगा L/G, और यहाँ पर भी हमारा G है, G की पावर Y थी। तो K की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखो जो स्ट्रिंग है लेंथ की वो तो हमको पता ही होगी। G की वैल्यू आप जानते हो 9.81, इस तरह से आपको ले लेना है। फिर आप स्टॉप वॉच लेकर चलोगे वहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे, और फिर देखोगे जो टाइम की वैल्यू यहाँ से आ रही है और यहाँ पर टाइम का वैल्यू जो फॉर्मूला रखने पे, यानी लेंथ की वैल्यू और G की वैल्यू रखने पे जो आ रही है, उन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लो इधर आपकी 4 आ रही है और इधर 2 आ रही है, इसका मतलब इक्वल करने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कह सकते हो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो जब सॉल्व करोगे तो इस K की वैल्यू आपकी 2π आएगी। तो बेसिकली ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2π√L/G। अब यहाँ पर आंसर किस तरह से लिखना है ये हम देख लेते हैं। द डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड T ऑन द क्वांटिटीज L, G एंड M एज प्रोडक्ट में बी रिटर्न एज। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं T = K जो हमारा कांस्टेंट है जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, L यानी लेंथ इसकी पावर X, G इसकी पावर Y, M की पावर Z। K क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और X, Y और Z ये एक्सपोनेंट्स हैं, यानी जो पावर होगी रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब दोनों साइड की डायमेंशन को हम कंसीडर करेंगे। इधर की डायमेंशन आप लिख दोगे, इधर की अलग अलग जो क्वांटिटी उसकी डायमेंशन लिख दोगे, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आपका ये बन जाएगा। जब इक्वेट करोगे डायमेंशन को दोनों साइड की तो आपको ये 3 रिलेशन मिलेंगे। यहाँ से आपको X की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से आप पुट कर दोगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर जब सॉल्व करोगे तो आपका T = K√L/G आ जाएगा। नोट करने की बात यह है कि ये जो वैल्यू है K की वो ऑब्टेन नहीं हो सकती ये डायमेंशन वाला मेथड जो आपने सीखा इसको लगा के। हियर इट डज नॉट मैटर इफ सम नंबर मल्टीप्लाइज द राइट साइड ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आ गई भाई, L की वैल्यू चेंज हो सकती है, G की वैल्यू चेंज हो सकती है, आ गई। K क्या है, कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ही आएगा, और वो नंबर क्या आएगा सॉल्व करने पे आपको पता चल जाएगा कि ये 2π आएगा। तो 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर, यानी ये फिक्स रहेगा। तो वेरिएबल की वैल्यू और उनका रिलेशन हम निकाल सकते हैं, कांस्टेंट का रिलेशन हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट ही कंडक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम एक एक्सपेरिमेंट करने पे K की वैल्यू आ जाएगी तो जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो उसका डायमेंशन नहीं चेंज होगा, क्योंकि कोई नंबर ही मल्टीप्लाई होगा, और नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, बिकॉज दैट डज नॉट अफेक्ट इट्स डायमेंशन। तो डायमेंशन से कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। एक्चुअली K = 2π, तो इस तरह से फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/G। तो अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेज की बात कर लेते हैं। इज़ वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी एक दूसरे पे जो डिपेंड होती हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइम पीरियड का देखा कि टाइम पीरियड लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करेगी, G पे किस तरह से डिपेंड करेगी। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हम रिलेशन रिड्यूस कर सकते हैं, रिलेशन पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक रह जाता है, वो ये कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होंगे जैसे K की वैल्यू वो यहाँ नहीं निकल पाएगी। तो रिलेशन आप बना लोगे, बस कांस्टेंट वाला टर्म आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। दूसरी लिमिटेशन ये, यानी इसकी कमी ये है कि ये जो मेथड है डायमेंशन का कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इन एनी इक्वेशन। तो ये जिसने पिछली वाली वीडियो देखी होगी वो समझ गया होगा कि कहने का क्या मतलब है, कि यहाँ पर हम सिर्फ डायमेंशनल वैलिडिटी देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन बनी है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, एग्जैक्टली करेक्ट इक्वेशन है, इसके बारे में ये जो मेथड है वो नहीं बताता। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। तो तीसरा ड्रॉबैक, तीसरी कमी ये आ गई, या कह सकते हो लिमिटेशन ये है कि ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर उनका डायमेंशन सेम है तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे मैं बात कर लूँ स्पीड की, वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन सब का डायमेंशन सेम होता है। तो अगर सिंपल आपको मैं लिख दूँ LT⁻⁻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 ⁻
आप कहोगे ये स्पीड का भी हो सकता है, वेलोसिटी का भी हो सकता है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा सिंपल उनका डायमेंशन देख के। तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आप जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करोगे तो ये जो स्किल है आपकी और ज़्यादा इन्हांस होगी और ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अब इसमें जो भी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होंगी, यानी इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज की जो भी ज़रूरत होगी, उसकी मैं वीडियो अलग से ले आ दूँगा। बाकी एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है, एनसीईआरटी में जो चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अगली वीडियो से हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर की या पिछले चैप्टर की या जो भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है ओपन करके देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।